विक्रम बेताल स्टोरी पद्मावती और राजकुमार का मिलन पार्ट 2। राजकुमार ने वैसा ही किया। बुढ़िया के बताए हुए तरीकों द्वारा वह चार दीवारी पर चढ़कर पद्मावती के बगीचे में पहुंच गया। वहां उसने रस्सियों से बंधी हुई पीढ़ी को लटकाते देखा, जिसके ऊपरी छज्जी पर राजकुमार की राह देखती हुई कई दासियां खड़ी थी। ज्यों ही राजकुमार पीढ़ी पर बैठा, दासियों ने रस्सी ऊपर खींच ली और वह खिड़की की राह में अपनी प्रिय के पास जा पहुंचा। मंत्री पुत्र ने जब अपने मित्र को निर्विघ्न खिड़की के प्रवेश करते देखा तो वह संतुष्ट होकर वहां से लौट गया। अंदर पहुंचकर राजकुमार ने अपनी प्रिया को देखा। पद्मावती का मुख पूर्ण चंद्रमा के समान था, जिसकी शोभा छिटक रही थी। पद्मावती की उत्कंठा अनंतर राजकुमार ने गंधर्व विधि से पद्मावती के साथ विवाह रचा लिया और कई दिन तक गुप्त रूप से उसी के आवास में छिपा रहा। कई दिनों तक वहां रहने के बाद एक रात को उसने अपनी प्रिया से कहा, मेरे साथ मेरे मित्र बुद्धिशील भी यहाँ आया। वह यहाँ अकेला ही तुम्हारी धाय के घर में रहता है। मैं उसकी कुशलता का पता करके और उसे समझा बुझाकर पुनः तुम्हारे पास आ जाऊंगा। यह सुनकर पद्मावती ने राजकुमार से कहा, आर्यपुत्र, यह तो बतलाइए कि मैंने जो इशारे किए थे उन्हें समझा था या बुद्धिशील ने? मैं तो तुम्हारे इशारे बिल्कुल भी नहीं समझा था, राजकुमार ने बताया। उन इशारों को मेरे मित्र बुद्धिशील नहीं समझकर मुझे बताया था। यह सुनकर और कुछ सोचकर पद्मावती ने राजकुमार से कहा, यह बात इतने विलम्ब से कहकर आपने बहुत अनुचित कार्य किया। अपने मित्र के कारण वह मेरा भाई है। पान पत्तों से मुझे पहले उसका ही स्वागत सत्कार करना चाहिए था। ऐसा कहकर उसने राजकुमार को जाने की अनुमति दे दी। तब रात के समय राजकुमार जिस रास्ते से आया था उसी से अपने मित्र के पास गया। पद्मावती ने उसके इशारे समझने के बारे में राजकुमार को जो बातें हुई थी, बातों बातों में वह सब भी उसने मंत्री पुत्र को कह सुनाई। मंत्री पुत्र ने अपने संबंध में कही गई इस बात को उचित न समझकर इसका समर्थन नहीं किया। इसी बीच रात बीत गई। सवेरे संध्या वंदन आदि में निवृत्त होकर दोनों बातें कर रहे थे। तब पद्मावती की एक सजी हाथ में पान और पकवान लेकर वहां आई। उसने मंत्री पुत्र का कुशल मंगल पूछा और लाई हुई चीजें उसे दे दी। बातों बातों में उसने राजकुमार से कहा कि उसकी स्वामिनी भोजन आदि के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही है। पल भर बाद वह गुप्त रूप से वहां से चली गई। तब मंत्री पुत्र ने राजकुमार से कहा, मित्र, अब देखिए, मैं आपको एक तमाशा दिखाता हूँ। यह कहकर उसने एक कुत्ते के सामने वह भोजन डाल दिया। कुत्ता वह पकवान खाते ही तड़प तड़प कर मर गया। यह देखकर आश्चर्यचकित हुए राजकुमार ने मंत्री पुत्र से पूछा, मित्र, यह कैसा कौतुक है? तब मंत्री पुत्र ने कहा, मैंने उसके इशारों को पहचान लिया था, इसलिए मुझे धूर्त समझकर उसने मेरी हत्या कर देनी चाहिए थी। इसी से तुमने अपने बहुत अनुराग होने के कारण उसने मेरे लिए विषमित्र पकवान भेजे थे। उसे भय था कि मेरे रहते राजकुमार एक मात्र उसी के अनुराग में नहीं रह सकेंगे और उसके वश में रहकर उसे छोड़कर अपनी नगरी में चला जाएगा। इसलिए उसे क्रोध ना करो, बल्कि उसे अपने माता पिता के त्याग के लिए प्रेरित करो और सोच विचार उसके हरण के लिए मैं तुम्हें जो युक्ति बताता हूँ उसके अनुसार आचरण करो। मंत्री पुत्र ने ऐसा कहने पर राजकुमार यह कहकर उसकी प्रशंसा करने लगा कि सच में तुम बुद्धिमान हो। इसी बीच अचानक बाहर से दुख से विकल लोगों का शोरगुल सुनाई पड़ा, जो कह रहे थे, राजा का छोटा बेटा मर गया। यह सुनकर मंत्री पुत्र प्रसन्न हुआ। उसने राजकुमार से कहा, आज रात को तुम पद्मावती के घर जाना। वहाँ तुम उसे इतनी मदिरा पिलाना कि वह बेहोश हो जाए और वह किसी मृतक के समान जान पड़े। जब वह बेहोश हो तुम उस हालत में तुम एक त्रिशूल गर्म करके उसकी जांघ पर दाग देना और उसके गहनों की गठरी बांधकर रस्सी के सहारे खिड़की के रास्ते से यहाँ चले आना। इसके बाद मैं सोच विचार कर कोई ऐसा उपाय करूँगा जो हमारे लिए कल्याणकारी होगा। राजकुमार ने वैसा ही किया। उसने पद्मावती को जी भर कर मदिरा पिलाई और जब वह बेहोश हो गई तो उसकी जांघ पर त्रिशूल से एक बड़ा सा दाग बना दिया और उसके गहनों की गठरी बनाकर अपने साथ ले आया। सवेरे शमशान में जाकर मंत्री पुत्र ने तपस्वी का रूप धारण किया और राजकुमार को अपना शिष्य बनाकर उससे कहा, जब तुम इन आभूषणों में से मोतियों का हार लेकर बाजार में बेचने के लिए जाओ, इसका इतना दाम अधिक बताना कि कोई को इसको खरीदा ना सके। साथ ही इसका यह भी प्रयत्न करो कि इसे लेकर घूमते अधिक से अधिक लोग देखें। अगर नगर रक्षक तुम्हें पकड़े तो बिना घबराए हुए तुम कहना कि मेरे गुरु ने इसे बेचने के लिए मुझे दिया। तब राजकुमार बाजार में गया और वहां उस हार को लेकर घूमता रहा। उधर दंतवैद की बेटी के गहनों की चोरी की खबर पाकर नगर रक्षक उसका पता लगाने के लिए घूमते फिर रहे थे। राजकुमार को हार के साथ
देखकर उन लोगों ने उसे पकड़ लिया। नगर रक्षक राजकुमार को राज्यपाल के पास ले गया। उसने तपस्वी के वेश में राजकुमार को देखकर आदर सहित पूछा, भगवान, मोतियों का यह हार आपको कहाँ से मिला? पिछले दिनों दंतवैद्य की कन्या के आभूषण चोरी हो गए थे, जिसमें इस हार का भी जिक्र था। इस पर तपस्वी शिष्य बना राजकुमार बोला, इसे मेरे गुरु ने बेचने के लिए मुझे दिया, आप उन्हीं से पूछ सकते हैं। तब नगरपाल वहाँ आया तो उसने तपस्वी रूप मंत्री पुत्र से कहा, मैं तो तपस्वी हूँ, सदा जंगलों में यहाँ घूमता हूँ। संयोग से मैं पिछली रात इस शमशान में आकर टिक गया था। यहाँ मैंने इधर उधर से आई गई हुई योगिनियों को देखा। उनमें से एक योगिनी राजपुत्र को लेकर उसका हृदय निकालकर भैरव को अर्पित कर दिया। मदरा पीकर यह योगिनी मतवाली हो गई और मुझे मुंह चढ़ाकर मेरी उस रुद्राक्ष माला को लेने दौड़ी, जिसके मनकों के साथ मैं तप कर रहा था। जब उसने मुझे बहुत तंग किया तो मैंने उस पर क्रोध आ गया। मेरे मंत्री बल से अग्नि जलाई और उसे त्रिशूल तपाकर उसकी जांघ पर दाग दिया। उसी समय मैंने उसके गले से मोतियों का हार खींच लिया। अब मैं ठहरा तपस्या, यह हार मेरे किसी काम का नहीं है, इसलिए मैंने अपने शिष्य को इसे बेचने के लिए भेज दिया। यह सुनकर नगरपाल राजा के पास पहुंचा और उसने राजा से सारा वृतांत कह सुनाया। राजा ने बात सुनकर उस मोतियों के हार को पहचान लिया। पहचानने का कारण यह था कि वह हार स्वयं राजा ने ही दंत वैद्य की बेटी को उपहार स्वरूप भेंट किया था। इस पर राजा को विश्वास हो गया कि पद्मावती ही उसके बेटे को मारकर खा गई। तब वो स्वयं तपस्वी वेशधारी मंत्री पुत्र के पास आए और पूछा कि पद्मावती को क्या दंड दिया जाए। मंत्री पुत्र के कहने पर राजा ने पद्मावती को नगर अवस्था में अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। नग्न करके वन में निर्वासित कर दिए जाने पर पद्मावती आत्महत्या नहीं की। उसने सोचा कि मंत्री पुत्र ने यही सब उपाय किया है। शाम होने पर तपस्वी का वश त्याग कर राजकुमार और मंत्री पुत्र घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचे जहां पद्मावती शोकमग्न बैठी थी। वे उससे समझा बुझाकर घोड़े पर बैठाकर अपने देश लाए। वहां राजकुमार उसके साथ सुखपूर्वक रहने लगा। बेताल ने पद्मावती की प्रेम कहानी सुनाकर राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, आप बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, अतः मुझे यह बताइए कि यदि राजा क्रोधवश उस समय पद्मावती को नग्न न देकर उसे मारने दे देता, या पहचान लिए जाने पर राजकुमार का ही तो पति पत्नी के वध का पाप किसे लगता है? यदि जानते हुए भी तुम मुझे ठीक नहीं बताओगे तो विश्वास जानो कि मैं तुम्हारे सर के 100 टुकड़े कर दूंगा। बेताल के ऐसा कहने पर सब कुछ जानते हुए भी राजा विक्रमादित्य ने शाप के भय से उसे यो कहा, योगेश्वर, इसमें न जानने योग क्या है? इसमें इन तीनों का कोई पाप नहीं है। जो पाप है वह राजा कनोत्पल का है। बेताल बोला, हाँ, इसमें राजा का पाप क्या है? जो कुछ किया हुआ इन तीनों ने किया। हंस यदि चावल खा जाए तो इसमें कौवे का क्या अपराध? तब विक्रमादित्य बोला, उन तीनों का कोई दोष नहीं था। पद्मावती और राजकुमार कामना निंग में जल रहे थे। वे अपने स्वार्थ समाधान में लगे थे, अतः वे निर्दोष थे। उनका विचार नहीं करना चाहिए। लेकिन राजा कनोत्पल अवश्य पाप का भागी था। राजा होकर भी वह नीति शास्त्र नहीं जानता था। उसने अपने गुप्तचरों के द्वारा अपनी प्रजा से भी सच झूठ का पता नहीं लगवाया। वह धूर्तों के भी चरित्र को भी नहीं जानता। फिर भी बिना विचारे उसने जो कुछ किया उसके लिए वह पाप का भागी था। शव के अंदर प्रशिष्ट उस बेताल से जब राजा ने मौन छोड़कर ऐसी युक्त बातें कही, तब उनकी दीनता की परीक्षा लेने के लिए अपनी माया के प्रभाव से वह राजा विक्रमादित्य के कंधे से इस तरह चले गया कि राजा को पता भी नहीं चला। फिर भी राजा घबराया नहीं। राजा विक्रमादित्य ने उसे फिर से ढूंढ निकालने का निश्चय किया और वापस उसी वृक्ष की ओर लौट पड़ा। दोस्तों, अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें और आगे ही ऐसी मज़ेदार कहानियाँ पढ़ते रहें। धन्यवाद।